जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग केमिस्ट्री की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा। पहला लेक्चर जो था उसमें हमने आपको अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दी थी। आज हम लोग जो है उसमें जानेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में। साथ ही साथ आज की क्लास में जानेंगे कि अम्ल जो है कौन कौन से चीज से अभिक्रिया करता है, यानी धातु से अभिक्रिया करके कैसे बनाता है, क्या बनाता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ऐसे ही जानेंगे लवण के बारे में, साथ ही साथ कुछ क्षारक के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो क्लासेस थी वो साइंस का एक सप्ताह से अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही थी, तो वो हम थोड़ा बहुत व्यस्त थे कुछ कामों में, इसकी वजह से नहीं हो रहा था। अब आपको रेगुलर मोड में क्लासेस जो होगा वो अपडेट होते रहेगा। नोट्स भी आज रात में लगभग सबका अपडेट करा दिया जाएगा। ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं उनको मिल जाएगा। जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वो लोग ग्रुप में मेरे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग अपने दोस्त को भी जोड़ सकते हैं और वहां से आपको बहुत सारी बेनिफिट मिलता है, जैसे नोट्स और जितना भी होता है वो सारा हम प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आइए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो क्लास है उसके बारे में और जानते हैं आर्हेनियस जो थे उन्होंने अम्ल और क्षारक की क्या परिभाषा दी थी। देखिए आर्हेनियस जो थे उन्होंने अम्ल और क्षारक के बारे में परिभाषा दिया था। उन्होंने बताया था, सबसे पहले याद रखिएगा अम्ल के बारे में उन्होंने क्या परिभाषा दिया, तो उन्होंने कहा कि अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर, याद रखिएगा उन्होंने कहा कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। याद रखिएगा हमने कहा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, तो याद रखिएगा आर्हेनियस के अनुसार वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देने का काम करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा यहाँ पे HCl है और HCl जो है वो जब जल में घुल रहा है तो यहाँ पे हमको क्या नजर आ रहा है, हाइड्रोजन आयन नजर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि HCl जो है वो हमारा क्या है, अम्ल है। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। ऐसा ही अगर हम लोग याद करें HNO3 की बात करें तो यहाँ पे देखिए HNO3 जो है वो जैसे ही जल से अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे आपको फिर नजर आ रहा है क्या, हाइड्रोजन आयन। और आपको मालूम है कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और ये अम्ल की परिभाषा किसके अनुसार हुआ है जी, तो याद रखिएगा आर्हेनियस के अनुसार ये अम्ल की परिभाषा हो गई है। आर्हेनियस ने क्षारक की भी परिभाषा दिया और उसको भी जानेंगे, लेकिन जरा सोचिए कि जब ये अम्ल की परिभाषा दिए तो उन्होंने कहा कि भाई जल में जब घुलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा। तो क्या हाइड्रोजन आयन जब मुक्त होगा तो वो मुक्त अवस्था में पाया जाता होगा? क्या जल में मुक्त अवस्था में हाइड्रोजन आयन मिलता होगा? नहीं मिलता है। तो फिर बात है कि भाई तो हाइड्रोजन आयन जाता कहां है? मान लीजिए कि जैसे ही घुलाए अम्ल को, मान लीजिए कोई पदार्थ है उसको जल में घुलाए और वो हाइड्रोजन आयन दिया, तो आखिर वो हाइड्रोजन आयन गया कहां? सबसे बड़ा चीज है कि आखिर वो हाइड्रोजन आयन कहां गया। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन आयन होता है ना वो जल से अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया कर लेता है? जल से अभिक्रिया कर लेता है। देखिए यहां पे हमने यहां लिख दिया है कि जो हाइड्रोजन आयन था वो किससे अभिक्रिया कर लिया है, जल से अभिक्रिया किया है। और यहां पे देखिएगा H3O का निर्माण किया है और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या क्या बताया, हमने कहा कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, वो सारे अम्ल कहलाते हैं। ये हाइड्रोजन आयन जो होते हैं क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ये जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। और जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। अब जरा देखते हैं भाई, ये तो था आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। अब आर्हेनियस ने जो थे उन्होंने क्षारक की भी परिभाषा दी। तो क्षारक की क्या परिभाषा दी, आर्हेनियस ने कहा कि वैसा पदार्थ, जरा ध्यान से समझिएगा, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे, क्या दे, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। देखिए हम यहां पे लिख देते हैं, क्या बोले हमने बोला है हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे, वो वैसे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वे सभी जो है वो क्या कहलाते हैं, तो क्षारक कहलाते हैं। यानी यहां पे ध्यान से समझिएगा, जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देगा वो कहलाएगा अम्ल, और वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, वो कहलाएगा क्षारक। तो देखिएगा उसी का हम यहाँ पे एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे NaOH है, ये जैसे ही जल में घुला है तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हाइड्रोक्साइड आयन। इसका मतलब ये जल में घुला
और हाइड्रोक्साइड आयन दिया, और जब जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन दिया तो आर्हेनियस के अनुसार ये क्या कहलाएगा मेरे बाबू, ये कहलाएगा क्षारक, क्योंकि आर्हेनियस ने कहा है कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देगा वो कहलाएगा क्षारक। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे KOH। अब देखिए KOH जो है, जैसे ही ये जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है हमको नजर आ चुका है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन नजर आया तो आर्हेनियस के अनुसार तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो पदार्थ है, ये जो हमारा दिख रहा है KOH, ये क्या है, तो क्षारक है। ये क्या है मेरे बाबू, क्षारक है। तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि अम्ल और क्षारक जो है उसको हम लोग दो कैटेगरी से बांट सकते हैं। वो किसके आधार पर, तो याद रखिएगा जल में घुलनशीलता के आधार पर। अगर वो जल में घुलता है और हाइड्रोजन आयन देता है तो वो अम्ल कहलाएगा, अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो क्या कहलाएगा मेरे बाबू, क्षारक कहलाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी तो हो सकता है कि कोई पदार्थ जब जल में घुले तो हाइड्रोजन जो यहां पे इधर नजर आ रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन ये क्या कर दे, ज्यादा दे, और कोई हाइड्रोजन आयन कम दे, यानी मात्रा ज्यादा और कम हो सकता है। तो जब मात्रा ज्यादा होगा और कम होगा तो क्या इसको हम लोग अलग कैटेगरी से पढ़ सकते हैं? हाँ, याद कीजिए जब हम आपको पढ़ाए थे अम्ल के बारे में तो आपको बताया था प्रबल अम्ल और साथ ही साथ दुर्बल अम्ल के बारे में। तो यहां पे याद रखिएगा, जो अम्ल जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल, और वैसा पदार्थ या वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो कहलाते हैं दुर्बल अम्ल। यानी अब आपको यहाँ पे दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की परिभाषा स्पष्ट हो चुकी होगी कि प्रबल अम्ल क्या है, तो जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करे वो प्रबल अम्ल, और जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करे वो क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो ऐसे ही हम लोग कह सकते हैं किसके आधार पर, क्षारक को भी परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि क्षारक में भी हमने आपको बताया था प्रबल क्षारक के बारे में और साथ ही साथ दुर्बल क्षारक के बारे में। तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि प्रबल क्षारक क्या होगा मेरे बाबू, तो बताइए क्या हो जाएगा, वैसा क्षारक जो जल में घुलकर ज्यादा मात्रा में क्या दे, तो हाइड्रोक्साइड आयन दे, वो हमारा कहलाएगा प्रबल क्षारक। और वैसा पदार्थ या वैसा क्षारक जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे वो कहलाएगा दुर्बल क्षारक। यानी जो प्रबल और दुर्बल क्षारक थे, प्रबल और दुर्बल अम्ल था, ये परिभाषा हम लोग किस पर आधारित कर दिए हैं, तो आर्हेनियस के अनुसार जो अम्ल और क्षारक की परिभाषा है उसके अनुसार हम लोग परिभाषित कर दिए हैं। ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा तो प्रबल अम्ल, कम हाइड्रोजन आयन देगा तो दुर्बल अम्ल, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो प्रबल क्षारक, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो दुर्बल क्षारक। यहां तक आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा। अब जरा सोचते हैं कि क्या जितने भी क्षारक हैं वो क्या जल में घुल जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जितने भी क्षारक हैं वो जल में नहीं घुल पाते हैं। कुछ ही क्षारक जो होते हैं वो जल में घुल पाते हैं। जरा समझिएगा, हम जो कंसेप्ट दे रहे हैं, कुछ क्षारक जो होते हैं, यानी क्षारक हम यहां पे लिख दिए, इसमें से कुछ क्षारक जो होता है वही जल में घुल पाता है, और जो क्षारक जल में घुल जाता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। जरा समझिएगा, यहां क्षार और क्षारक में अंतर है, क्षार और क्षारक में अंतर है। क्षार क्या होता है, तो हमने कहा वैसा क्षारक जो जल में घुल जाए, वैसा क्षारक जो जल में घुल जाए वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो दिमाग में रखिएगा, कभी अगर पूछता है कोई कि क्षार क्या होता है तो तुरंत कहिएगा वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जो जल में नहीं घुलेगा क्षारक उसको हम लोग क्षार नहीं कह सकते हैं, उसी को क्षार कहेंगे जो जल में क्या होगा, घुलनशील होगा, मतलब आसानी से घुल जाएगा। तो फिर जरा सोचिए, कोई आपको गड़बड़ करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, क्या सभी क्षारक क्षार है? क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या सभी क्षारक क्षार है? नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जो जल में घुलनशील होता है उसी को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो याद रखिएगा, सभी क्षारक जो हैं वो क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि सभी क्षार तो किसका पार्ट है, क्षारक का ही पार्ट है। तो इसलिए इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, सभी क्षारक क्षार नहीं होते, लेकिन सभी क्षार
क्षारक होते हैं। और क्षार किसे कहते हैं? तो वैसा क्षारक जो जल में घुलनशील होता है उसको हम लोग क्षार के नाम से जानते हैं। तो ये था, हमने बताया आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, क्षारक की परिभाषा, फिर हमने आपको बताया किसके बारे में? हाइड्रोनियम आयन के बारे में। इसके अलावा बताया क्षार किसे कहते हैं। इतना कंसेप्ट जो था हमने आपका क्लियर किया। फिर हमने परिभाषित किया प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षारक और दुर्बल जो क्षारक है उसकी परिभाषा। अब जरा देखते हैं अम्ल जो है वो कौन कौन से पदार्थ से अभिक्रिया करता है, क्षारक जो है वो कौन कौन से पदार्थ से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया के दौरान क्या क्या निर्माण करता है, इसके बारे में तो जरा समझिएगा। अगर इसको हम लोग क्या करें ना, बुक की दृष्टि से पढ़े, आपकी किताब की दृष्टि से पढ़ाएं, तो ये लंबा चौड़ा बहुत सारा इसका दिया हुआ है। आप पढ़ते रहिएगा और लास्ट में पता चलेगा आपको कुछ समझ में नहीं आया। पूरा पढ़ जाइएगा और कुछ समझ में नहीं आया तो हम जो है ना इसको एक चार्ट के माध्यम से बताते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं और वो ग्राफ आपके दिमाग में सेट कर जाएगा और आप आसानी से सारा का सारा कंसेप्ट दे पाइएगा। तो आइए जल्दी से हम क्या करते हैं, उस ग्राफ को बनाते हैं और आपको समझाते हैं। आइए अब समझते हैं अम्ल जो है वो कैसे कैसे किसी पदार्थ से अभिक्रिया करता है उसके बारे में। हमने आपको कहा था ना कि हम एक ग्राफ लाएंगे और उस ग्राफ के माध्यम से आपको इतना लंबा टॉपिक इतना आसानी से समझा देंगे कि आपको अभी का भी याद हो जाएगा। और आपको याद होना चाहिए कि केमिस्ट्री में अगर आप ज्यादा डीप जाने की कोशिश करिएगा और बिना ग्राफ का और बिना इक्वेशन का यूज करने जाइएगा तो वो आपके माथा के ऊपर से पार कर जाएगा। तो इसको जितना इजी हो सकेगा ना हम उतना इजी करके आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एकदम आसानी से याद हो जाए। देखिए हम एक ग्राफ बनाए हैं और इस ग्राफ के माध्यम से एक लंबे से टॉपिक को एकदम शॉर्ट करके आपको समझाने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को स्थिर करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हमने कहा है कि अम्ल की अभिक्रिया के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए हमने बीच में क्या रखा है बाबू, अम्ल रखा है, ये हमारा अम्ल हो गया। अब ये बारी बारी से हम आपको समझाते हैं कि किसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या निर्माण करता है, जरा समझिएगा। ये हमारा अम्ल हो गया। सबसे पहले देखिए धातु के साथ अभिक्रिया, यानी अगर कोई अम्ल है और वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो जरा समझिएगा। यहां पे देखिए हम ब्लू मार्कर से जो लिखे उसको समझिएगा। अगर कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण का निर्माण करेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। दिमाग में आ रहा होगा हमने क्या कहा, अगर कोई अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा जी, तो वो लवण का निर्माण करता है और साथ ही साथ वहां पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। एग्जाम्पल देखिए HCl लिया है और यहां पे ZL लिया है। यहां ये क्या है, धातु है और ये क्या है मेरे बाबू, आपको मालूम है ये अम्ल है। दोनों आपस में अभिक्रिया किया, ZnCl2 का निर्माण किया जो एक क्या है, लवण है, और ध्यान से देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो देखिए कितना लंबा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपको पूरा का पूरा याद हो गया। अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो देखिए अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करने का काम करते हैं और उसका एग्जाम्पल आपके सामने रहा। फिर आइए दूसरा समझिए, ऐसे ही समझिएगा जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ, जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो जरा देखिएगा यहां पे लवण और जल का निर्माण करते हैं। जरा समझिएगा, फिर से समझिए एक बार। अम्ल जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो याद रखिएगा लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहां पे हमने ले लिया है CO और प्लस में लिखा है 2HCl और ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया है और जब देखिएगा तो यहां पे हमारा जो ये निर्माण हुआ है CuCl2, ये हमारा क्या है, लवण है, और लास्ट में देखिए H2O यानी जल का निर्माण हुआ है। यानी दूसरा भी कंसेप्ट याद हो गया, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा जी, तो याद रखिएगा लवण और जल का निर्माण करेगा और उसका ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया। आइए तीसरा पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई अम्ल है, अगर वो धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो जरा समझिएगा। जब बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण करता है, CO2 गैस मुक्त होता है और साथ ही साथ जल का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा जब धातु का बाइकार्बोनेट रहेगा तो तीन चीज का निर्माण किया, कौन कौन, लवण का, CO2 का और साथ ही साथ जल का। एग्जाम्पल देखिए हमने लिखा है HCl और NaHCO3 जब आपस में अभिक्रिया किया है तो NaCl का निर्माण हुआ, एक लवण है। यहां देखिए CO2 गैस मुक्त हुआ और साथ ही साथ जल का निर्माण हुआ है। तो ये भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया।
अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई अम्ल है और वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, किसके साथ? क्षारक के साथ अभिक्रिया करे, तब क्या होगा? तो याद रखिएगा, अम्ल जब क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्माण करता है लवण का और जल का। ध्यान से समझिएगा, जब अम्ल जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। एग्जाम्पल NaOH प्लस HCl, और दोनों जब आपस में अभिक्रिया किया NaCl लवण का निर्माण किया और जल का निर्माण किया। ये जो अभिक्रिया आपको नजर आ रही है ना, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। देखिए हम यहां पे लिख देते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो तुरंत दिमाग लगाइएगा कि सर कहां बताए थे, तो क्षारक के साथ अभिक्रिया। तो क्या बताइएगा? जब कोई अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो तुरंत बताइएगा अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगर कोई धातु कार्बोनेट है उसके साथ अभिक्रिया करे, अम्ल अगर धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करे तब किस चीज का निर्माण करता है? तो याद रखिएगा, जब भी अम्ल जो होता है धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का, CO2 का और जल का निर्माण करता है। तो याद रखिएगा, हमने कहा कि धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा? लवण का निर्माण करेगा, CO2 का निर्माण करेगा और जल का निर्माण करेगा। एग्जाम्पल देखिए, 2HCl हमने लिखा है यहाँ पे, Na2CO3 से अभिक्रिया किया, 2NaCl का निर्माण हुआ जो कि एक लवण है, CO2 गैस नजर आ गया आपको और H2O जल का निर्माण हो गया है। तो ये देखिए एक तरह से एक ग्राफ हमने बताया, और इस ग्राफ के माध्यम से हमने अम्ल जो है कौन से पदार्थ के साथ अभिक्रिया करेगा और किस चीज का निर्माण करेगा, वो सारा टॉपिक एक साथ कवर करते हुए और सबका हमने एग्जाम्पल दे दिया है, जो कि सबसे आसान तरीका है समझने का। तो आप लोग इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर आप एक छोटा से पेज पे बना लीजिएगा, और 2 से 3 बार जब इसको पढ़िएगा ना तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अच्छा चलिए यहां पे थोड़ा सा एक और चीज अम्ल के बारे में पढ़ा देते हैं, जरा वो भी समझ जाइएगा। मान लीजिए आपसे प्रयोगशाला में कभी अम्ल में पानी मिलाने को कहा जाए तो आप उस समय क्या कीजिएगा, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हम आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहां पे हम 2 बीकर ले लें और एक में मान लीजिए अम्ल रखा हुआ है और दूसरा जो बीकर है इसमें पानी रखा हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, अगर अम्ल में पानी लाके डालते हैं, ऊपर से क्या लाके डालते हैं? पानी, तो ये खतरनाक है, ये ऐसा काम आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, पानी में आप अम्ल को लाकर डाल सकते हैं, लेकिन अम्ल रहेगा और उसमें पानी लाके डालिएगा तो उस समय दुर्घटना हो सकती है। ये काम सही है, पानी है तो उसमें अम्ल लाके डाल सकते हैं, लेकिन अम्ल है और उसमें पानी लाके डालिएगा तो वो बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है ना कि इस समय बहुत ही भयानक तरीके से रिएक्शन होता है और हो सकता है ये कांच जो है वो टूट जाए, हो सकता है कि अंदर से बहुत ज्यादा उष्मा निकले और आपको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। तो कभी भी याद रखिएगा कि अम्ल में पानी डालना नहीं चाहिए, लेकिन पानी जब है तो उसमें आप अम्ल को डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहां पे हमने कहा कि पानी जो है उसमें अम्ल को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो जरा सोचिए कि कभी भी तो हो सकता है कि किसी पानी में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और किसी पानी में अम्ल की मात्रा कम हो सकता है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए वही वाला मान लीजिए कि थोड़ा सा शराब पी रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है, अगर नया नया शराबी कोई बनता है तो उसमें शराब कम पानी ज्यादा रहता है। अब पुराना धाकड़ मान लीजिए कि शराबी है तो क्या करता है, शराब ज्यादा है पानी कम यूज करता है। तो वही कॉन्सेप्ट सोचिए कि अगर पानी ज्यादा हो और अम्ल कम हो तो उसको क्या कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, जब विलयन में अम्ल की मात्रा, जरा समझिएगा यहां पे, जब अम्ल की मात्रा कम हो और पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, और दूसरा कंडीशन हमने कहा कि अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम हो, तो 2 कंडीशन। तो 2 कंडीशन पे हम लोग अम्ल को भी क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं 2 नाम से, याद रखिएगा। एक को कहते हैं सांद्र अम्ल और एक को कहते हैं तनु अम्ल। जरा समझिएगा, एक को क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल, और एक को कहते हैं तनु अम्ल। जिस विलयन में अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी उसको हम लोग कहते हैं सांद्र, ठीक है, और जिस विलयन में
अम्ल की मात्रा कम होगी और पानी की मात्रा ज्यादा होगी, उसको हम लोग कहते हैं तनु। तो तनु अम्ल क्या होता है? तो वैसा अम्ल जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और अम्ल की मात्रा कम हो। सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? तो वैसा मान लीजिए कि विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा और पानी की मात्रा कम हो, तो उस नाम के आधार पर हम लोग दो पार्ट में भी बांट सकते हैं, सांद्र और साथ ही साथ कौन सा? तनु के बारे में। तो ये उतना ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन दिमाग में जरूर ये बात को रखिएगा। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट जिसमें हमने आपको बताया कि अम्ल जो है किसके साथ अभिक्रिया करता है और क्या क्या निर्माण करता है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से हम आपको बताते हैं किसके बारे में? क्षारक के बारे में, कि क्षारक जो होते हैं वो कैसे किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, और वो ही बताएंगे हम आपको ग्राफ के माध्यम से। तो आइए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्षारक के बारे में बताते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं क्षारक के बारे में। अभी थोड़ा देर पहले हमने ग्राफ के माध्यम से आपको बताया अम्ल की अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए क्षारक के बारे में पढ़ते हैं, और वो भी ग्राफ के माध्यम से। आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये बड़ा ही शानदार तरीका है सारे कंसेप्ट को क्लियर करने का। तो आप लोग एक ग्राफ जो बना लिए होंगे उम्मीद करते हैं। दूसरा ग्राफ जो है क्षारक आपके सामने है। चलो क्षारक के बारे में समझते हैं। अगर क्षारक की बात करें तो ये धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है, यहां देखिएगा, जब क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जरा यहां देखिए, 2NaOH और प्लस Zn एक धातु है। जब आपस में अभिक्रिया किया है तो यहां देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ है क्या, और साथ ही साथ यहां पे किसका निर्माण हो गया है? लवण का निर्माण हुआ है। दूसरा अगर बात करें, क्षारक जो है धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा। दूसरा यहां पे एक और चीज समझिएगा, धातु कार्बोनेट के साथ भी जो क्षारक होते हैं वो कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो बचा और दो चीज, एक अम्ल के साथ। तो अभी तो थोड़ा देर पहले आप पढ़े थे, अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है और लवण और जल का निर्माण करता है, और उसको कहते हैं कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। वही सेम टू सेम, क्योंकि क्षारक अम्ल से करे या अम्ल क्षारक से करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आंसर जो है दोनों में सेम होगा। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करे या क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करे, दोनों में आंसर दीजिएगा कि वो लवण और जल का निर्माण करता है, और ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ये कंसेप्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। लास्ट देखिएगा कि अगर जो क्षारक होते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उस कंडीशन में लवण और जल का निर्माण करते हैं। और देखिए उसका एग्जांपल CO2, यहां पे देखिएगा CaOH का होल ट्वाइस है, CaCO3 और H2O यानी जल का निर्माण किया है। तो क्षारक में बहुत ही कम कंसेप्ट था जो जिससे अभिक्रिया करता है। तो आज के क्लास में हमने जाना, क्या क्या जाने हैं जरा समझिएगा, कि हमने बताया आज के क्लास में आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्षारक की परिभाषा, क्षार किसे कहा जाता है ये बताया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो है उसकी परिभाषा हमने क्या किया, आर्हेनियस के अनुसार बताया। फिर अम्ल जो है कौन कौन से पदार्थ से कैसे अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में कंसेप्ट को हमने आपका क्लियर किया। फिर क्षारक के बारे में पढ़ाया कि वो कैसे अभिक्रिया करता है, उसके बारे में हमने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। तो ये आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो जानेंगे वहां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जानने वाले हैं, पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। याद रखिएगा पीएच स्केल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। तो अगला क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्दी हम आपके लिए वो क्लास लेकर आएंगे, और उसमें हम लोग पीएच मान को काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि हम लोग के मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है, मुंह में जो लार होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, ब्लड हमारे अंदर है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे अगले क्लास में। जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9472687135। आप अपना नाम लिखकर भेजेंगे इस नंबर पे, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, आप अपना नाम सही सही लिखकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, हम इतना ज्यादा आपके लिए मेहनत करते हैं। आप वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमसे जोड़ने का काम कीजिए, ताकि हम और अच्छे ढंग से आपके लिए मेहनत कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।